अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत में बात सबसे पहले महाकुंभ की ही करेंगे, जिसका 36वां दिन है और इन 36 दिनों में करीब 53 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचकर संगम में स्नान कर चुके हैं। और उम्मीद अब यह जताई जा रही है कि धीरे धीरे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उल्टा वीकेंड पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला, जिसे देखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। न संगम के घाटों पर भीड़ कम हो रही है, न त्रिवेणी की ओर जाने वाले रास्तों पर भीड़ कम हो रही है और न ही प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ कम होने का नाम ले रही है। ये हाल तब है जब महाकुंभ खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बाकी है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि माघी पूर्णिमा की स्नान के बाद महाकुंभ आने वाले लोगों की भीड़ कुछ कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा लोगों की भीड़ जस की तस बरकरार है। खासकर वीकेंड पर आम दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। लिहाजा हालात को देखते हुए भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा है, चाहे मेला क्षेत्र हो या फिर रेलवे स्टेशन। प्रशासन की मुस्तैदी देखते ही बन रही है। भीड़ किस तरीके की है, तस्वीरों से आप देखिए कि ये संगम स्टेशन को बंद कर दिया गया है। 28 फरवरी तक जो रेलवे स्टेशन था उसको बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भीड़ लगातार आ रही है, जो संगम की तरफ जा रही है उसको एक दूसरे मार्ग से डाइवर्ट किया गया है। ये इधर से डाइवर्ट करके झूसी के पुल के साइड से इसको निकाला गया है। और उसके बाद जो लोग वापसी कर रहे हैं, जो संगम स्नान करने के बाद जो वापसी कर रहे हैं, उनको बाकायदा बैरिकेड करके डिवाइड कर दिया गया है कि ताकि भीड़ आपस में मिक्स ना हो, भीड़ लगातार चलती रहे, भीड़ लगातार यहाँ से चले और उनको वापस जाने के लिए सीधे चलती रहे। लेकिन इस करोड़ों की भीड़ को रेगुलेट करने के लिए जो पूरी व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है, उसके पीछे जो चेहरे काम कर रहे हैं उसमें हमारी खाकी भी है। खाकी वाले 12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो या फिर बीएसएफ के जवान। वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, भीड़ को रेगुलेट कर रहे हैं, भीड़ को रास्ता बता रहे हैं, हर किसी को उसके रास्ते तक जाने के लिए, संगम तक पहुंचाने के लिए, उसके घर तक पहुंचाने का रास्ता बता रहे हैं। प्रशासन का पूरा जोर इस बात पर है कि देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं को बाकी बचे दिनों में बिना किसी परेशानी के संगम स्नान का लाभ मिल पाए, जिसके लिए कुछ जरूरी कदम भी उठाए गए हैं, जिसके तहत प्रयागराज संगम स्टेशन 28 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। इस स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज के लिए 117 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई है। ट्रेन के निर्धारित समय से पहले लोगों को रेलवे स्टेशन पर आने और जाने से रोकने के लिए प्रयागराज पुलिस ने होल्डिंग पॉइंट भी बनाए हैं। वहीं प्रयागराज भेजे गए विशेष अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। साथ ही मंगलवार तक महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए अतिरिक्त बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते प्रयागराज की 8वीं तक के सभी हिंदी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को 20 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वॉर रूम में, जहाँ पर ये पूरा मैनेजमेंट चल रहा है कि किस तरीके से जो क्राउड है उसको मैनेज किया जाए। स्क्रीन पे अगर आप देखेंगी तो ये जो यहाँ पर कंट्रोल रूम है उसका नज़ारा है। ये घाट वाइज जो यहाँ पे स्क्रीन जो है वो कटी हुई है और ये बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरीके से जो भीड़ है वो एक जगह पे इकट्ठी ना होनी पाए। सर, अभी अगर बात करी जाए करंट सिचुएशन की, तो कैसे मैनेजमेंट क्राउड का हो रहा है रेलवे स्टेशन पर? शायद आप लोगों ने कुछ होल्डिंग पॉइंट भी बनाए थे जिसपे रेगुलर इंटरवल्स पे आप लोग छोड़ रहे हैं, वो सिचुएशन ग्राउंड पे क्या, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत होल्डिंग काफ़ी हम लोगों ने इस पर डिटेल स्टडी किया था लगभग 6 महीने से, तो हम लोगों ने मल्टीपल होल्डिंग पॉइंट्स बनाए, बट दीज आर नॉट होल्डिंग पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स फॉर फैसिलिटेशन। सो पैसेंजर्स के लिए वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, मेडिकल व्यवस्था है। इफ पैसेंजर्स हैव टू स्टे से बियॉन्ड अ पॉइंट से कपल ऑफ आवर्स, तो वहाँ पे स्वयंसेवी संस्थान जो है वो खाने का भी प्रबंध कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज भी है ताकि पिलग्रिम्स को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस नहीं हो।
फिर जैसे हमारे रैक्स अवेलेबल हो जाते हैं तो उतनी पिलग्रिम्स को फिर हम लोग फैसिलिटेशन सेंटर से उनको भेजते हैं हम प्लेटफॉर्म पे, ताकि प्लेटफॉर्म पे किसी प्रकार की क्राउडिंग ना होने पाए। महाकुंभ का अंतिम प्रमुख स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। अनुमान ये है कि महाशिवरात्रि के मौके पर भी लोगों की ऐसी ही भीड़ उमड़ सकती है, लिहाजा प्रशासन अभी से आखिरी प्रमुख स्नान को लेकर तैयारियों में जुटा है। कोशिश यही है कि महाकुंभ का ये महाआयोजन 26 फरवरी को आखिरी प्रमुख स्नान के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो। प्रयागराज से संतोष कुमार और सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात देश की राजधानी दिल्ली की, जो आज सुबह सवेरे भूकंप के झटकों से हिल गई। दिल्ली एनसीआर के शहरों में सुबह करीब 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4 मापी गई और इसका केंद्र दिल्ली था। वहीं 2.5 घंटे बाद यानी कि सुबह 8 बजे बिहार के सीवान में भी भूकंप आया। दोनों जगह रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4 ही मापी गई। राहत की बात तो ये रही कि किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तेज झटका सा महसूस हुआ, फिर जल्दी जल्दी कमरे से निकला, तब तक वो शांत हो चुका था। भूकंप आया था, बहुत स्पीड से आया था। मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। वक्त सुबह के 5:36 और जगह देश की राजधानी दिल्ली, जो आज भूकंप के झटकों से हिल उठी। लिहाजा झटके महसूस होते ही लोग घरों से फौरन बाहर आ गए। कोई गली में आकर खड़ा हो गया और कोई खुले मैदान या पार्क में खड़ा नजर आया। भूकंप के ये झटके सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि आसपास के शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में भी धरती हिलने से लोग सहम गए और बिना वक्त गवाए लोग घरों से बाहर निकल आए। डर काफी हॉरेबल था और काफी देर तक झटके आने। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियां और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारी सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया। वैसे तो दिल्ली एनसीआर के शहरों में भूकंप के झटके महसूस होना कोई नई बात नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक वजह भी है। दरअसल दिल्ली और एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है। सिस्मिक जोन वो जगह होती है जिन जगहों पर भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0 मापी गई। यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं, लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है, और इसलिए इसे कोई नई, इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है। वहाँ कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। जो भूकंप अवरोधी जो मकान होंगे या उसके रेजिस्टेंस सहने की जो कैपेसिटी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी शेकिंग फ्रीक्वेंसी मैच न करे, तो ऐसा है कि हमको लगता है कि ये 4 पॉइंट में शेकिंग लोग फील किया है, लेकिन बिल्डिंग वहाँ का जो है रेजिस्टेंट है। 4 मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर डेप्थ पर नहीं हुआ, तो ये अच्छा सिग्नेचर है। दिल्ली के लिए सेफ है। दिल्ली के लिए ऐसा सैलो अर्थक्वेक जो छोटा छोटा आता है, दिल्ली हमेशा ही सेफ रहा है। राहत की बात यह है कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता ज्यादा नहीं थी और भूकंप का केंद्र दिल्ली का धौला कुआं इलाका बताया गया, जहां के झील पार्क में भूकंप के चलते एक विशालकाय पेड़ जड़ से उखड़ गया। इस बार भूकंप का केंद्र इसी झील पार्क में झील की सतह से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। एपी सेंटर पूरी राजधानी एनसीआर इसकी चपेट में था। बहुत कम लोग थे जिनको न पता लगा, और लगभग जितने लोग थे हर किसी को। मेरी खुद की नींद, चूंकि मैं 6 बजे उठता और सोचिए कि उसके ठीक आधे घंटे पहले भूकंप आया हो, तो बेहद डरावना अनुभव था। और सबसे पहला रिएक्शन होता है कि आप अपने परिवार को देखें, सब लोग ठीक है कि नहीं है। उसके बाद आप बाहर देखते हैं सोसाइटी में किस तरह का इम्पैक्ट है। हालांकि अब जिस इलाकों में आया है भूकंप, उस आपदा, ये जो केंद्र है, एपी सेंटर है, उसके पास सबसे बड़ा रिहायशी इलाका यही है, सबसे बड़ी बस्ती यही है। और अभी आप देखेंगे कि ज्यादातर एक ईंट पर जो है 2-2, 3-3
मंजिला मकान बने हुए हैं, तो जैसे अगर इसकी तीव्रता ज्यादा होती तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन्हीं इलाकों पर होता। तो लोगों में डर तो था, लोग घरों से बाहर तो निकले थे। आप लोग भी फील कर रहे थे क्या उस समय? सभी लोग बाहर निकल गए सर। बाहर निकले थे? हाँ, उसी टाइम जैसे ही निकले वो उतने में बंद हो गया। समझ में आया कि क्या हो रहा है उसमें? हाँ, ऐसे लगा जैसे हैम्बर मशीन चल रही हो, बहुत भारी ड्रिलिंग वाली मशीन बड़ी। हाँ। आप लोग कहाँ थे उस समय? हाँ, यहीं थे। यहीं पर थे। बहुत तेज आवाज है, जैसे ट्रेन की पटरी की आवाज आती है ना, बहुत तेज, इस तरह से तेज कंपन था। और उस कंपन का देखिए, अगर ये कंपन जरा भी ज्यादा होती तो सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, ये जो थोड़े से कच्चे मकान है, कमजोर हैं, उन पर ज्यादा असर होता। लेकिन देखिए, अच्छी बात रही कि कम से कम सब कुछ सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि कई सालों बाद भूकंप का केंद्र दिल्ली में था, जिसके चलते लोगों को तेज आवाज के साथ झटके महसूस हुए। लेकिन गनीमत ये रही कि भूकंप की इस घटना में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के सिस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार के मुताबिक दिल्ली में आया यह भूकंप लोकल टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई हलचल के कारण है। ये एक्चुअली लोकल टेक्टोनिक एक्टिविटी से है, वो हिमालय की एक्टिविटी से नहीं है। और इसमें लेकिन रिलेटेड टू उसमें इनर्वेशन कोलिजन से है। इसमें आपका जैसे दिल्ली मुरादाबाद एक टेक्टोनिक फीचर है, या दिल्ली हरिद्वार रिज है, इसमें देखा गया है कि अर्थक्वेक आते हैं। आप दिल्ली एनसीआर में ले लो या हरियाणा में सोनीपत, हरियाणा वाले रीजन में, तो यहाँ पे छोटे मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक रहते हैं। और ये हमने भी ध्यान किया हुआ है, तो इसमें रहते हैं जो एक लोकल टेक्टोनिक एक्टिविटी से रिलेटेड। वहीं दिल्ली एनसीआर में भूकंप आने के कुछ घंटों बाद ही बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहां पर भूकंप का केंद्र सीवान रहा और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। बिहार में भी भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते बाद दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना की, निर्मल यमुना, अविरल यमुना की सारी अवधारणा दिल्ली में आकर खत्म हो जाती है। सफाई और स्वच्छता के लाखों दावों के बीच यमुना की धारा अपनी हकीकत बयां कर रही है और उसी हकीकत को बदलने के लिए अब नदी को कचरा और प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। ट्रैश स्किमर्स, वीड हार्वेस्टर्स और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी बड़ी बड़ी मशीनें सफाई के काम में जुट गई हैं। रिमोट पे लेंगे। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद इसी महीने की 8 तारीख को प्रधानमंत्री ने पार्टी मुख्यालय से यमुना की सफाई को लेकर अपना संकल्प फिर दोहराया था। महज 8 दिन के अंदर चुनावी वादे को हकीकत में बदलने के प्रयास शुरू हो गए हैं। दिल्ली में सरकार गठन से पहले ही निर्मल यमुना, अविरल यमुना की अवधारणा को जमीन पर उतारने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास मौजूद वासुदेव घाट के पास यमुना के जल में दिख रही भारी भरकम मशीनें सरकार के इरादों को बयान कर रही हैं। दो साल पहले तक इस घाट के किनारे कूड़ा करकट का अंबार था। यहाँ भी यमुना के पानी में प्रदूषण की वजह से सफेद झाग नजर आता था। उसके बाद वासुदेव घाट की साफ सफाई के अलावा उसके सौंदर्यकरण पर भी काफी फोकस किया गया।
वहाँ अब चारबाग शैली में बारादरी यानी मंडप जैसी संरचनाएं भी दिखती हैं। वासुदेव घाट पर एक पक्का घाट भी बनाया जा चुका है। इसी घाट के बगल में दिल्ली की पहचान लाल पत्थरों से एक पैदल मार्ग भी है, जिस पर आसपास रहने वाले लोग सुबह शाम टहलते भी हैं। हालांकि यमुना किनारे और उसके जल में कूड़े की समस्या ज्यों की त्यों है। घाट पर मजदूरों के अलावा पानी की सतह पर तैर रहे कचरे को इकट्ठा करने के लिए अब ट्रैश स्कीमर यानी कूड़ा हटाने वाली मशीन भी जुटी हुई हैं। यमुना की सफाई दिल्ली के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उभरे और अब चुनाव खत्म हुए, बीजेपी जीती। उसके बाद आप देखिए कि नई सरकार का गठन हुआ भी नहीं है, उसके पहले ही यमुना में मशीनें उतार दी गई हैं यमुना की सफाई के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट के वासुदेव घाट पर और यहाँ पर आपको नदी में 2 मशीनें फिलहाल काम करती हुई दिखाई पड़ेंगी। ये पहली मशीन जो आप बड़ी सी देख रहे हैं ये हार्वेस्टर है। नदी में जो भी पेड़ पौधे या फिर दूसरे और कोई कबाड़ है तो उसको निकालने का काम ये मशीन करती है। ट्रैश स्कीमर का इस्तेमाल प्लास्टिक की बॉटल्स, धार्मिक कचरा, कपड़े, धातु की वस्तुओं को एकत्र करने के लिए किया जा रहा है ताकि यमुना के जल को कचरा मुक्त किया जा सके। ये जो मशीन जिस पे हम खड़े हैं, क्या नाम है इसका, क्या काम करती है? ये हार्वेस्टर है और ये साफ करती है। क्या साफ करती है? तालाब हो गया, नदी हो गई। नहीं, कूड़ा साफ करती है, जलकुंभी साफ करती है, कूड़ा भी करती है और पत्ते भी निकालती है, सब चीज करती है। मतलब सफाई तो सफाई। अच्छा, हाँ। जो भी प्लास्टिक वेस्ट होगा इससे निकाल लोगे? हाँ, प्लास्टिक हो गया, पत्ते हो गया, कोई भी चीज हो कूड़ा सब उस पे उठा लेंगे। घंटे 2 घंटे में थोड़ा एरिया मतलब 1-2 किलोमीटर के साफ कर देगी। 1-2 घंटे में 1-2 किलोमीटर साफ कर देगी। कितने बजे सुबह से काम शुरू हो रहा है और कितने बजे तक चल रहा है? ये हम लोग 9 बजे से चालू करते हैं, कभी 8 बजे चालू हो जाता है, कभी 9 बजे भी चालू हो जाता है, तो 5 बजे और 6 बजे तक चलती है। सिर्फ वासुदेव घाट ही नहीं बल्कि ITO घाट और कालिंदी कुंज बैराज में भी कूड़ा हटाने वाली मशीनें, नदी की गाद साफ करने वाली मशीन और पानी के पौधे काटने वाली मशीन की आवाज सुनाई दे रही है। हम कालिंदी कुंज घाट पर मौजूद हैं और सिर्फ इसी घाट पर नहीं, यमुना के लगभग हर घाट पर इस तरह से मशीनें नदी में उतार दी गई हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है और जगह जगह सफाई का काम शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर अब जो बात है कि कम से कम कवायद जो है, जो कोशिश है, वो कोशिश शुरू हो चुकी है यमुना को साफ करने की। 3 साल का वक्त बताया जा रहा है LG की तरफ से। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई 3 साल में ये सारी कोशिशें सफल होती हैं और 3 साल बाद क्या दिल्ली वालों को यमुना का साफ पानी देखने को मिलेगा, नहीं पता। लेकिन फिलहाल जमीन पर पहली कोशिश उतरती हुई दिखाई पड़ रही है। यमुना के प्रदूषण के लिए बढ़ती आबादी, 28 बड़े सीवेज यानी नाले के अलावा उद्योग भी जिम्मेदार हैं, जिनका यमुना के जल को प्रदूषित करने में बड़ा हाथ रहा है और इन गतिविधियों को रोकने के लिए अब तक कोई कारगर व्यवस्था नहीं थी। यमुना की साफ सफाई के लिए अब दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की तरफ से 4 योजनाओं पर काम हो रहा है, जिनमें यमुना नदी से कचरा, मलबा और गाद हटाने के अलावा नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और दूसरे प्रमुख नालों की सफाई का काम भी शुरू किया गया है। इसके अलावा तीसरी योजना के तौर पर मौजूद STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता और उत्पादन पर रोजाना निगरानी रखी जाएगी और चौथी रणनीति के तहत एक समय सीमा के अंदर कई नई STP के निर्माण की योजना बनाई जा रही है, ताकि हर दिन करीब 400 MGD यानी मिलियन गैलन गंदे पानी को साफ किया जा सके। सबसे बड़ा पहलू ये है कि यमुना के अंदर कोई सीवेज बिना ट्रीटमेंट के नहीं आना चाहिए और उसके लिए 2 काम हमें करने हैं, जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं कि जो अभी एग्जिस्टिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, STPs उनको बोलते हैं, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाना, अपग्रेड करना और करीब आधा दर्जन हमें STP नए बनाने की जरूरत है, जिसमें आखिरी STP का काम 2026 तक हम लोगों ने जो आउटलाइन किया है बन जाना चाहिए। तीसरा जो मैंने बताया कि जो इंडस्ट्रियल एस्टेट में CETP हैं उनको भी अपग्रेड करना कि वो सही ढंग से काम करें और जो इंडस्ट्रीज लग गई हैं रेजिडेंशियल एरियाज में और एफ्लुएंट फेंकती है छोटे नालों में और वो बड़े नालों के जरिए बह के यमुना में आता है, उन पे कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। या तो अपने को रिलोकेट करें इंडस्ट्री को या व्यवस्था करें कि जो भी डिस्चार्ज उनके केमिकल वगैरह का वो सारी ट्रीटेड होके आए। अनट्रीटेड चीजें हम 2027 के बाद कुछ भी नहीं घुसने देंगे यमुना में।
2015 में दिल्ली सरकार के मुखिया के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने 5 साल के अंदर यमुना को पूरी तरह साफ करने का वादा किया था। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। 10 साल में हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद यमुना का पानी जस का तस, काला और प्रदूषित ही है। पर दिल्ली में नई सरकार के गठन से पहले ही यमुना को सुंदर दिखाने की कवायद शुरू हो चुकी है। दिसंबर 2027 तक यमुना के पानी को पूरी तरह साफ करने का भी दावा किया जा रहा है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, शिवानी शर्मा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।